अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है। डेटा बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी हैं और कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज भी इस चैप्टर में हैं। ज़्यादा डाटा है तो ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होगी। डाटा पहले देख लें आप। गैस डिस्चार्ज ट्यूब, फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जो ग्लास ट्यूब यूज़ होती है, उसे गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। गैस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों टर्मिनल्स पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। कितना? 5000 वोल्ट से लेके 10,000 वोल्ट तक बैटरी यूज की जाती है। किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की लेंथ कितनी है और प्रेशर इनसाइड द गैस डिस्चार्ज ट्यूब। गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर मेंटेन किया जाता है। जितना प्रेशर मेंटेन करते हैं उसके लिहाज से ये वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। प्रेशर कितना होना चाहिए? जनरली 0.01 टॉर का प्रेशर एडजस्ट किया जाता है गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर टू मेंटेन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्जेस। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज जे थॉमसन ने की। 1895 में जे पेरिंग ने इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम किया और 1897 में जे थॉमसन ने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम किया और चार्ज टू मैस रेशो मालूम की कैथोड रेज पर। स्टोने पहला साइंटिस्ट था जिसने कैथोड रेज को नाम दिया फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। जे पेरिंग और जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से यह रिजल्ट निकाला गया कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और रेडिएशंस। प्रॉपर्टीज देख लें कैथोड रेज की। कैथोड रेज डिफ्लेक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं। डिफ्लेक्शन शो करती है कि इन पर चार्ज है और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन शो करती है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रेज गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं, यानी केमिकल चेंज काज करते हैं। और वो चेंज कौन सा होता है? वो रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है, रिडक्शन काज करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। कैथोड रेज यूज होते हैं टू प्रोड्यूस एक्स रेज। मोजरे लॉ से हम जस्टिफाई करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज यूजिंग कैथोड रेज। कैथोड रेज शार्प शैडो कास्ट करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट का जब उनके रास्ते में रखा जाए। क्या मतलब? इससे रिजल्ट ये निकला कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तभी तो शैडो कास्ट करते हैं। कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट जैसे पिन व्हील रख दिया जाए तो कैथोड रेज उस पिन व्हील को घुमा देते हैं, डिराइव कर देते हैं, जो रिजल्ट निकालता है कि कैथोड रेज का मोमेंटम है और जिस चीज का मोमेंटम हो वो पार्टिकल होते हैं। इसीलिए स्टोने ने इन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। कैथोड रे को अगर कंसंट्रेट किया जाए, कन्वर्ज किया जाए किसी मेटल प्लेट पर तो मेटल प्लेट हीट अप हो जाती है। क्या मतलब है? कैन हीट मेटल प्लेट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। कैथोड रेज की नेचर यानी E/m वैल्यू, चार्ज टू मैस रेशो, इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस के। रेजिडुअल गैस जो सी मर्जी यूज कर लें, कैथोड रेज की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलर ऑफ ग्लो डिपेंड करता है नेचर मटेरियल ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। अगर ग्लास है तो ग्रीन कलर का ग्लो आएगा, अगर एल्यूमिना है तो रेड कलर का ग्लो आएगा और अगर टिन स्टोन यूज करेंगे तो येलो कलर का ग्लो ऑब्टेन होगा। ये था कैथोड रेज के बारे में जी। चार्ज टू मैस रेशो ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स मालूम की गई, जे थॉमसन ने मालूम की। E/m वैल्यू 1.7588 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चार्ज है
1.7588 10⁻11 कूलम। इससे हम कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे ये 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है, अगर 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज पूछा जाए तो 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7588 10⁸8 कूलम। 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं हाफ किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा, या 500 ग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज आएगा। यूनिटी मेथड दोबारा, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज 1.7588 10⁻11 कूलम था, तो हाफ किलोग्राम पे हाफ करना पड़ेगा। हाफ करेंगे तो 8.75 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज आ जाएगा हाफ किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है क्या, दो तरह से सवाल आता है। पूछता है रिलेटिव चार्ज बताएं और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताएं। तो इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज -1 है, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और रिलेटिव चार्ज -1। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मैसेस के लिए 9.1 10⁻31 किलोग्राम -28 ग्राम -25 मिलीग्राम। तो ये यूनिट्स हमने चेंज करके देखा। लेकिन अगर AMU में पूछा जाए तो ये आएगा 5.4858 10⁻⁻4 AMU। इतना स्मॉलेस्ट है एटॉमिक मैस यूनिट में। क्या मतलब 1836 टाइम्स लाइटर पार्टिकल है एक प्रोटॉन से, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखा। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, कैनाल रेज भी कहते हैं, पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। 1836 में ही गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट था, उसने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। रदरफोर्ड पहला साइंटिस्ट था जिसने इन पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस का नाम प्रोटॉन रखा। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ही डिस्कवरी हुई इनकी। प्रॉपर्टीज देख लें। प्रोटॉन भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करते हैं। डिफ्लेक्शन शो करना, डिफ्लेक्ट हो जाना बताता है कि इन पर चार्ज है, और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बताता है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लैशेस। जिंक सल्फाइड की शीट रख दी जाए तो उस पर निशानात छोड़ते हैं, फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं। चार्ज टू मैस रेशो डिपेंड करती है नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस के, और मैक्सिमम चार्ज टू मैस रेशो आती है अगर मिनिमम मोलर मैस वाली गैस यानी हाइड्रोजन गैस को रखा जाए। हाइड्रोजन गैस का मैस, मोलर मैस मिनिमम है, उसके लिए चार्ज टू मैस रेशो प्रोटॉन्स की मैक्सिमम होती है। प्रोटॉन्स पर रिलेटिव चार्ज +1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम है, मैस 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन्स के बारे में था। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से। इसी बिना पर नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स में 1932 में जेम्स चैडविक को। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम न्यूक्लियाई पर, जिससे न्यूट्रॉन चार्ज 0 यूनिट मैस वाला पार्टिकल ऑब्टेन हुआ। ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स देख लें। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो नहीं करते, जिसका मतलब है कि चार्ज लेस हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन्स की डिसइंटीग्रेशन, अकेला न्यूट्रॉन नहीं रह सकता, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जब न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होगा तो प्रोटॉन बनेंगे, बीटा पार्टिकल्स बनेंगे, और साथ में न्यूट्रिनो हासिल होगा। न्यूट्रिनो क्या है? चार्जलेस मैसलेस पैकेट। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो। क्योंकि ये चार्जलेस है इसलिए गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। अब फास्ट
मूविंग न्यूट्रॉन्स क्या हैं? वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा हो, उन्हें हम कहते हैं ये फास्ट न्यूट्रॉन्स या फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं। स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, ये स्लो मूविंग नहीं है, स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स हैं, आर्टिफिशियली स्लो किया जाता है। वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1 मेगा नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, उन्हें कहते हैं स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, विच आर मोर इफेक्टिव फॉर फिशन रिएक्शंस। फास्ट न्यूट्रॉन्स जब किसी पार्टिकल पे गिराए जाते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन पे गिराया जिससे अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए। स्लो न्यूट्रॉन्स जब गिराए जाते हैं तो बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। जैसे ये न्यूट्रॉन को कॉपर 2965 पे गिराया, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब्ड हो गया और रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया कॉपर का। कॉपर का रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिसइंटीग्रेट करता है और जिंक साथ में बीटा पार्टिकल हासिल होते हैं। तो फास्ट न्यूट्रॉन ने अल्फा पार्टिकल निकाले और स्लो न्यूट्रॉन्स ने बीटा पार्टिकल्स निकाले। ये थे फंडामेंटल पार्टिकल्स और इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी डिस्कवरीज। रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल दिया 1911 में। अल्फा पार्टिकल को गिराया गया गोल्ड फॉइल पर जिसकी थिकनेस 0.000004 सेंटीमीटर थी। इतना बारीक फॉइल था और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई। इसको ऑब्जर्व किया गया जिंक सल्फाइड की प्लेट पर, वहां पर फ्लैशेस आने थे और पता चला कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, अनडिफ्लेक्टेड मूव करते हैं। चंद ऐसे हैं जो किसी बड़े एंगल पर स्कैटर्ड हो जाते हैं और चंद एक ऐसे हैं जो बाउंस्ड बैक हो जाते हैं। बहुत कम तादाद में वो हैं जो अपने ही रास्ते पर वापस आ जाते हैं। रिजल्ट्स क्या हैं इसके? तो पहला रिजल्ट, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, तभी तो ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर गए थे अनडिफ्लेक्टेड। फिर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तभी अल्फा पार्टिकल्स किसी बड़े एंगल पर स्कैटर्ड हो गए थे और बाउंस्ड बैक। सेंटर ऑफ एटम, होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैवी पार्टिकल है। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उसके रिजल्ट्स हमारे पास हासिल हो गए जी। मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक्स ने 1900 में पहली अटेम्प्ट की टू एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ना तो एब्जॉर्ब होती हैं ना ही एमिट होती हैं, डिसकंटिन्यूअसली पैकेट वाइज टर्न बाय टर्न ये एमिट और एब्जॉर्ब होती हैं। वो पैकेट ऑफ एनर्जी क्या नाम दिया गया? क्वांटा का। इसने कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एनर्जी पैकेट्स पर, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स पर कंसिस्ट करते हैं। उन एनर्जी पैकेट्स को क्वांटास का नाम दिया गया। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल की एनर्जी को रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर दिया गया। एनर्जी ऑफ क्वांटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पार्टिकल की एनर्जी को रेडिएशन की वेवलेंथ से रिलेट किया गया। एंड एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल की एनर्जी को वेव नंबर ऑफ रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेट किया गया। न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू बार नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ यानी वेव नंबर है। डिफरेंट फॉर्म्स मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी की, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा और एच सी न्यू बार। सी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस,
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू याद करनी है 6.626 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये था मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस पर बेस किया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन क्वांटाइज्ड सर्कुलर पाथ्स। इन क्वांटाइज्ड सर्कुलर पाथ्स को शेल्स और ऑर्बिट्स कहा जाता है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूमता रहता है, ना तो ये एनर्जी इवॉल्व करता है, ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वो शेल्स जो न्यूक्लियस के करीब हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, इसलिए उन्हें लोअर शेल्स कहा जाता है। और वो शेल्स जो न्यूक्लियस से दूर हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है, उन्हें हायर शेल्स का नाम दिया जाता है। एक्साइटेशन का प्रोसेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स का लोअर शेल से जंप करके हायर शेल्स में चले जाना, ये एक्साइटेशन कहलाता है। और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करके इवॉल्व करके इलेक्ट्रॉन्स का हायर शेल से वापस लोअर शेल्स में स्पॉन्टेनियसली आ जाना डी एक्साइटेशन कहलाता है। और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है ये बराबर होती है डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू शेल्स। हायर शेल की एनर्जी माइनस लोअर शेल की एनर्जी करें तो डेल्टा ई एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन और एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन हासिल होती है। इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, n शेल नंबर है। अगर पहला शेल है तो एंगुलर मोमेंटम h/2 के बराबर होगा, n की जगह पर 1 आएगा। और अगर सेकंड शेल होगा तो एंगुलर मोमेंटम h/π के बराबर होगा, n की जगह पे 2 आएगा। और इसी तरीके से ऑनवर्ड। रेडियस ऑफ शेल, बोहर ने कैलकुलेशंस की और रेडियस मालूम किया शेल का। एक्सप्रेशन ये है ε0 n² h² पाई m/e²। रिजॉल्व करें, सारे कांस्टेंट्स हैं। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, h प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट्स, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 0.529 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो r बराबर आ जाएगा n² इंटू द कांस्टेंट टर्म। n की जगह पे 1 रखेंगे, पहले शेल का रेडियस आ जाएगा, 2 रखेंगे, दूसरे शेल का रेडियस आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स मालूम करने के लिए। तो पहले दो शेल्स के दरमियान डिस्टेंस कम और अगले दो शेल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा, और आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टेंस बढ़ता रहता है। पहले दो शेल क्लोजर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये गैप इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम की, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाइनल एक्सप्रेशन माइनस का साइन शो करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। 2.178 10⁻⁻18 ओवर n² जूल पर एटम, ये जूल पर एटम में है, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई और 1000 पे डिवाइड किया। 13.31 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन शो करेगा कि एनर्जी रिलीज हो रही है अट्रैक्शन की वजह से। अब कैलकुलेशंस की गई, पहले शेल के लिए एनर्जी मालूम की गई, सेकंड शेल के लिए एनर्जी मालूम की गई। पहले दो शेल्स के दरमियान एनर्जी गैप मैक्सिमम होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये एनर्जी गैप कम होता रहता है। रेडियस का गैप बढ़ता रहता है और एनर्जी का गैप कम होता रहता है। ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल से हमने कैलकुलेशंस और उनके रिजल्ट्स हासिल किए। जी, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल देख लीजिएगा। बोहर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यूनिपॉजिटिव आयन बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया।
लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के डाई पॉजिटिव आयन बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। सिमिलरली हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से अगर किसी लाइन को देखा जाए, स्पेक्ट्रल लाइन को, तो एक लाइन स्प्लिट अप हो जाती है कई लाइंस में। क्यों होती है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल इसके बारे में नहीं बता सका। फिर जीमैन्स इफेक्ट, सेपरेटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, बोहर इसको जस्टिफाई नहीं कर सका। स्टार्क इफेक्ट, सेपरेटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बोहर्स एटॉमिक मॉडल से इसकी जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। बोहर ने कहा था सर्कुलर पाथ्स होते हैं, एक्चुअली सर्कुलर पाथ्स नहीं बल्कि एलिप्टिकल पाथ्स होते हैं शेल्स के। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हासिल होने वाला विजुअल डिस्प्ले, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये डिस्पर्जन कैसे होती है? जब लाइट किसी डिस्पर्सिंग मीडियम लाइक प्रिज्म में से पास करती है तो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप हो जाती है। उस स्प्लिटिंग के बाद स्क्रीन पर जो हमें विजुअल डिस्प्ले मिलता है उसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। टोटल 8 रीजन होते हैं स्पेक्ट्रम के, उनमें से एक विजिबल रीजन होता है। विजिबल के मजीद 7 रीजन होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये एमसीक्यूज थे। स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। लाइंस अगर आपस में मिक्स्ड हों, मर्ज हों, डिफ्यूज्ड हों तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को नाम दिया जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इन बल्क, अगर सैंपल अच्छी खासी अमाउंट में लिया जाए और उसका स्पेक्ट्रम लिया जाए तो ये है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइंस आर सेपरेटेड बाय शार्प बाउंड्रीज, शार्प गैप्स होते हैं जो लाइन को सेपरेट करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है सैंपल इन माइन्यूट अमाउंट और इन वेपर फॉर्म। कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती बिटवीन लाइंस, शार्प गैप्स होते हैं बिटवीन दी लाइंस। ये पॉलीक्रोमैटिक है, कई वेवलेंथ मर्ज हुई होती हैं एक दूसरे में। मोनोक्रोमैटिक है, एक ही वेवलेंथ है। एग्जाम्पल रेनबो है, यहाँ पर सोडियम से होने वाले सोडियम को अगर एक्साइट किया जाता है, फ्लेम टेस्ट है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। 2 तरह की लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप्स हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम AES और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम AAS। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में सैंपल का एक्साइटेड स्टेट में होना जरूरी है और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सैंपल का ग्राउंड स्टेट में होना जरूरी है। दूसरी बात, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस होती हैं सेपरेटेड बाय डार्क गैप्स, जबकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस होती हैं सेपरेटेड बाय ब्राइट गैप्स। अब ये एक दूसरे के नेगेटिव फोटोग्राफ है। नेगेटिव फोटोग्राफ का मतलब कि जहां पर ब्राइट लाइन आएगी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में, वहां पर ही डार्क लाइन आएगी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, और जहां पर डार्क गैप आएगा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में, वहां पर ब्राइट गैप आएगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एक दूसरे के नेगेटिव हैं। पोजीशन ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइंस, गैप बिटवीन लाइन हमेशा सेम होता है, लेकिन फर्क कहां पर पड़ेगा? सिर्फ उनके ब्राइट और डार्क होने पर। यह था जी स्पेक्ट्रम। जी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख लें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज हमारे पास हासिल होती हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। लाइमन सीरीज का रीजन अल्ट्रावायलेट है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज ये इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। कब आएगी लाइमन सीरीज? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से डी एक्साइट होके फर्स्ट शेल में आए, लोअर शेल इसमें 1 है, और अगर लोअर शेल 2 हो, 3rd, 4th, 5th, 6th शेल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके सेकंड शेल में आता है तो ये बामर सीरीज है। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके 3rd शेल में आता है तो पास्टन सीरीज, 4th शेल में आता है तो ब्रैकेट सीरीज, 5वें शेल में आता है तो फंड सीरीज। एक्सरे प्रोडक्शन, रोटेंजन साइंटिस्ट था, इसने एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में बताया। 38 मेटल्स पे ट्राई किया गया पीरियोडिक टेबल में, एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक। कैथोड रेज गिराई गई इन मेटल्स पर और इन्हें एनालाइज किया गया पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4Fe6 की क्रिस्टल से, और लॉ डिराइव किया मोजले ने। मोजले लॉ क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू A, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर है, B
स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। यानी अगर किसी मेटल का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उससे बनने वाली एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन ऑब्टेन होंगी जैसे जैसे टारगेट मेटल का एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैक्स प्लैंक ने डिस्क्राइब किया पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। डी ब्रोगली ने हाइपोथेसाइज किया कि अगर पार्टिकल नेचर हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो फिर पार्टिकल्स की भी नेचर हो सकती है वेव। पार्टिकल्स को भी वेव वाइज नेचर शो करनी चाहिए, और इसने रिलेट कर दिया वेवलेंथ को मोमेंटम के साथ। जिसका मोमेंटम ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम होगी। 1927 में डेविसन एंड जर्मर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने निकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। इसमें अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मालूम करना चाहते हैं तो हम साइमल्टेनियसली मालूम नहीं कर सकते, गलत मालूम होगा। जितनी गलती, जितनी अनसर्टेनिटी पोजीशन में होगी मल्टीप्लाई बाय जितनी अनसर्टेनिटी मोमेंटम में होगी, इसका मल्टीपल बराबर होगा h/4π से। और इसी ने कॉन्ट्राडिक्ट किया बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। हाइजेनबर्ग से ही हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सपोर्टेड बाय मैक्स प्लैंक्स थ्योरी एंड कॉन्ट्राडिक्टेड बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑर्बिटल क्या होते हैं? रीजन अराउंड द न्यूक्लियस within which there are maximum chances of presence of electron, 95% chances of presence of electron। याद रखिएगा शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के एल एम एन ये शेल्स हैं, इनके अंदर सब शेल्स हैं एस पी डी एंड एफ, और ऑर्बिटल्स सब शेल्स के अंदर होते हैं। एस में एक ही ऑर्बिटल है, पी सब शेल में पी एक्स पी वाई पी जी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये हमने देखा शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के बारे। जी अहम टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे इस चैप्टर का। सबसे अहम टॉपिक क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? ये रूट्स हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक्सप्लेन करती है किसी एटम में। अब उसके लिए जो रूट्स आते हैं इक्वेशन के, उन रूट्स को नाम दिया जाता है क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एल ही है, एल ई नहीं है। बेसिक यानी कि फंडामेंटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर एन के साथ, जो हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में और उसकी डेरिवेशन में भी देखा। और हमने देखा कि ये रेडियस के बारे में बताता है, डिस्टेंस ऑफ शेल फ्रॉम न्यूक्लियस के बारे में बताता है। कैसे? 0.529 n स्क्वायर n की वैल्यू पहले शेल के लिए, दूसरे शेल के लिए, तीसरे शेल के लिए एंड सो ऑन। इसी तरीके से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है -1331 किलोजूल पर मोल ओवर n स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ये n पहला शेल है, सेकंड शेल है या थर्ड शेल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, किसी शेल में k एक शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने का फार्मूला है 2n स्क्वायर। 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। L में 2 इंटू 2 स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 इंटू 3 स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और 2 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल n स्क्वायर। k में एक ऑर्बिटल होगा, l में 4 ऑर्बिटल्स होंगे, m में 9 ऑर्बिटल्स होंगे और n में 16 ऑर्बिटल्स होंगे। पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर मालूम करना है तो n पीरियड नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का। एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल लेटर l से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्लेन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ सब शेल्स। शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। शेप्स ऑफ सब शेल्स के बारे में बताता है। एस स्फेरिकल है,
P डम्बेल लाइक है, D डबल डम्बेल लाइक है, F कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल निकालने का फार्मूला 4l+2 या 2 × 2l+1 एक ही बात है। L की वैल्यू रख लें और इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर लें। S में L की जगह पे 0 रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। P में L की जगह पे 1 रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। D में L की जगह पे 2 रखेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और F में L की जगह पे 3 रखेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही ऑर्बिटल्स निकाले जाते हैं सबशेल में, फार्मूला है 2l+1। S में एक ऑर्बिटल होगा, P में 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, D में 2 × 2+1 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और F में 2 × 3+1 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी को डिस्क्राइब करता है, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स इन स्पेस को डिस्क्राइब करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है। अगर L 0 है तो फिर M की वैल्यू जरूरी है 0 ही होगी, लेकिन अगर L 1 है तो फिर M की 3 वैल्यूज होंगी। L 1 है तो P सबशेल है, P सबशेल के लिए 3 वैल्यूज आएंगी, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 नंबर ऑफ डीजेनरेसीज होंगी, 3 ओरिएंटेशंस होंगी, Px, Py एंड Pz। फिर स्पिन क्वांटम नंबर आता है। स्पिन क्वांटम नंबर एमसीक्यूज आता है, डेटा है कि क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हासिल नहीं किया गया। गोल्डस्मिथ और एहलन बेक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया स्पिन क्वांटम नंबर को। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है। 2 वैल्यूज हैं, +½ और -½ अगर S +½ है तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी और अगर S -½ है तो क्लॉकवाइज स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और स्पिन भी कर रहा होता है, अपने गिर्द भी घूम रहा होता है। एक्चुअली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, शेल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑफ बार प्रिंसिपल है। वो शेल्स जिनकी एनर्जी कम है, पहले इलेक्ट्रॉन उधर आएंगे और जैसे जैसे एनर्जीज बढ़ती रहेगी फिर बाकी फिलिंग होती रहेगी। लोअर शेल वाले, लोअर एनर्जी वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले आते हैं, हायर एनर्जीज वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बाद में आएंगे। इस तरह सब शेल्स में n+l रूल के अकॉर्डिंगली n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। वो सब शेल्स जिनका n+l नंबर कम है पहले इलेक्ट्रॉन उधर आएंगे, और अगर 2 डिफरेंट सबशेल्स हैं जिनका n+l नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां पर आएगा जिसका n वैल्यू कम होगी। एंड देन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए हुन्स रूल है। हुन्स रूल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स को पहले, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को पहले अनपेयर्ड फॉर्म में रखेंगे, अनपेयर्ड पैटर्न में रखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो उनकी पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। नाइट्रोजन में P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Px में 1, Py में 1 और Pz में 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन में P में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले हम 1 1 1 रखेंगे, फिर जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसको Px में रख देंगे। तो ऑक्सीजन में Px में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, Py में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, Pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जो बताता है कि ऑपोजिट स्पिन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं किसी एक ऑर्बिटल के अंदर। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑपोजिट होना जरूरी है। इसी वजह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर वो एक ऑर्बिटल में है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा, लेकिन ऑपोजिट स्पिन की वजह से स्पिन क्वांटम नंबर मुख्तलिफ होंगे। ये था जी आपका चैप्टर नंबर 5।